और भी तो बहुत सारी गेम्स थी, हॉकी भी थी, स्क्वॉश भी बड़ी अरूज पे थी जब आप क्रिकेट की तरफ आए। नहीं, हॉकी भी खेलते थे क्योंकि शेखुपुरा में हॉकी जो है थी वो टॉप के ऊपर थी। सबसे बड़े जो हीरोज थे वो हॉकी प्लेयर्स थे। इंटरेस्ट आपका स्कूल दौर से ही शुरू हुआ? मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था। ठीक है। तो उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया हम्म। क्रिकेट खेलने से। आकिब भाई, जब आप पहला मैच आपका डेब्यू हुआ पाकिस्तान के लिए, जब आप खेल रहे थे पहला मैच, तब आपको कोई भावना हो गई थी कि फील्डिंग कहाँ पे होनी चाहिए, मैंने कौन सी फील्डिंग लेनी है? मुझे कहते हैं कि नया बॉल करते हो, मैं जी करता हूँ, बॉल मेरी तरफ फेंका है, पहला ओवर ही तुम कराओ। वाह। एक जुमला होता है टाइम जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। उन्होंने ऐसे अचानक मेरे से पूछ लिया कि फील्ड ठीक है, तो लगा कि मैं जिस तरह से क्लब में खेलता था, स्कूल में खेलता था, मुझे क्या पता किस लेवल के ऊपर क्रिकेट किस तरह से होती। मैं तो अपने आप में ही था ना कि मैं बॉलिंग कराऊंगा, बॉल इधर मूव होगा, इधर तो जाएगा नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा जी नहीं। मैं ऊपर से नीचे तक देखा कि क्या रहा है, पता नहीं कहाँ से बॉलर आ रही, जिसकी बॉल इधर ही नहीं जाती। मैंने 3 आउट किए और तीनों स्लिप में गए, ठीक। तो खत्म होगी कहानी। हमने ऐसे बॉलर्स देखे जिनका कंट्रोल जो है वो बहुत कम होता है बॉल के ऊपर। गॉड गिफ्टेड था या आपके पास कोई हुनर था बॉल को अपने कंट्रोल में रखने का? हर चीज को सीखना पड़ता है। मैं नेट पे भी जाऊँ, लाहौर से एक टीम आई शेखुपुरा में, तो मुझे उन्होंने क्लब का मैच खिला ली। मैंने ओवर शुरू किया, वो मैटिंग होती थी उसके ऊपर, जी बिल्कुल, स्पाइक्स भी नहीं पहनते स्पाइक्स नहीं पहन सकते, और वो स्किड होता था वो। अब मैंने ओवर तो शुरू कर लिया, वो खत्म ना हो, हाँ। वाइड पे वाइड मैंने कुछ 16 बॉलों का ओवर हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। आज तक ओवर ही कर, ऑफ स्पिन नहीं करा दो, मैं नहीं तेज ही करा। फिर वो एक ही ओवर दिया, उन्होंने कहा कि दोबारा शक्ल ना दिखाई। बाकी सबकी ठीक ठाक दुर्गत बनी थी फास्ट बॉलर्स की। आप वाहिद बॉलर थे जो आपने ऊपर से ओवर किए, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। तब की चैंपियंस ट्रॉफी नेहरू कप, वेस्ट इंडीज से फाइनल है, और मुझे जो खान साहब से 7 ओवर 8 ओवर नए बॉल से 7 ओवर कराते होते थे। फिर जब मेरे 7 ओवर हुए ना, तो मुझे हिट ही नहीं लग रही थी। तो मैंने अब ये सोचा कि देख, अब 7 हो गए, 3 और है, अभी चेंज हुआ, पता नहीं बाद में स्पिनर आए, तुझे खान साहब वापस कप्तान बॉलिंग दे ना दे, पता नहीं क्या हो, तो अभी तो नहीं हिट लग रही ना। ठीक है। तो मैंने 10 के 10 ओवर कराए लगातार, 26 रन देके, और मैं बाउंड्री पे कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वेव रिचर्ड आ रहा है, कोई आ रहा है, छक्के उधर से मार रहे हैं। भारत के खिलाफ जब आप खेलते थे, आप मोस्ट एक तो एनर्जेटिक होते थे, आपके अंदर एनर्जी आती थी, और फिर आप कौन से प्लेयर आपके माइंड में होते थे, किसको आप टारगेट करते थे? मेरी विकेट है, बाकी तुसी जानो तक। सचिन को काफी दफा आउट किया। और लाहौर कलंदर की अगर मैं बात करूं, कंटिन्यूसली 2 मरतबा लाहौर कलंदर PSL जीता। आने वाला जो सीजन है उसमें कुछ स्ट्रेटजी आपकी चेंज है? यही मैं बात जो कर रहा हूँ ना, इनको पाकिस्तान टीम को, वो हमने करके दिखाई। मुश्किल टाइम में हमने एक पॉलिसी अपनाई कि हमने अपने प्लेयर तैयार करने, अपने प्लेयर जब तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो कलंदर के प्लेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, क्रिकेट पे हमारी तकरीबन हर पॉडकास्ट के ऊपर बात होती है। पॉडकास्ट में बहुत सारे मसाइल को हम उजागर करने की भी कोशिश करते हैं। हमारे जिस तरह हमारे पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे पास आते हैं, एक तो हम उनके बहुत मशहूर होते हैं कि वो आते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आज पॉडकास्ट में जो मेरे मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं। आकिब जावेद आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आकिब भाई, सबसे पहले मैं पॉडकास्ट का आगाज़ करूँगा आपके कैरियर के बारे में। और भी तो बहुत सारी गेम्स थी, लाइक हॉकी भी थी, स्क्वॉश भी बड़ी अरूज पे थी जब आप क्रिकेट की तरफ आए, तो आपने सिर्फ क्रिकेट को स्पेसिफिक क्यों चूज़ किया? नहीं, हॉकी भी खेलते थे क्योंकि शेखुपुरा में हॉकी जो है थी वो टॉप के ऊपर थी। ठीक है। 80s में जब हम स्कूल में थे तो सबसे बड़े जो हीरोज़ थे वो हॉकी प्लेयर्स थे। मुझे अभी भी याद है, कोई 84 के अंदर कोई एक ओलंपिक्स जीते थे शायद। टीम जो थी वो शेखुपुरा में भी कुछ प्लेयर आए, तो पूरे का पूरा स्कूल, और एक नहीं सारे के सारे स्कूल कॉलेजेस उनको रिसीव करने
शहर के बाहर आए तो हॉकी पीक के ऊपर थी, ठीक है। और हॉकी भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बट आगे जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो ये बेसिकली आकिब भाई इंटरेस्ट आपका स्कूल दौर से ही शुरू हुआ, या आपकी उस वक्त इंस्पायरेशन कौन थे एक्चुअली? देखिए, मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था, ठीक है। तो उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया हम्म, क्रिकेट खेलने से, ठीक है। तो इसलिए खेलते गए। लेकिन मेनली तो मुझे असल में सही जो हार्ड बॉल क्रिकेट है वो मैंने कोई 1-1.5 साल ही खेली, और मैं पाकिस्तानी टीम तक बहुत आ कम गया। कम उम्र में आप पाकिस्तान खेले थे उस बिल्कुल, वक्त तकरीबन? स्कूल का फाइनल ईयर, उसमें उससे पहले मैं नहीं खेलता था। अच्छा। उसी साल मैंने जाके स्कूल की टीम में बॉलिंग शुरू की, और स्कूल का टूर्नामेंट हुआ, उसी दौरान अंडर-19 एक टूर्नामेंट हुआ, ठीक है। उसके 2-3 मैचेस खेले, और अंडर-19 कैंप में गद्दाफी स्टेडियम आ गया, वहाँ पाकिस्तान अंडर-19 में? पाकिस्तान ठीक अंडर-19 है। कैंप, वहीं पे जो है खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे देखा, तो वो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये किस चीज़ का कैंप है। मैंने कहा जी वो अंडर-19 वर्ल्ड कप हो रहा है, फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये 88 में, तो उसके लिए कैंप लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इन्होंने सेलेक्ट ना किया तो हमारा ये कैंप लगा हुआ है, पाकिस्तान टीम का? जो कि वेस्ट इंडीज़ के लिए था 88 में, तो आप ना हमारे पास आ जाना प्रैक्टिस करने। तो मैं लकीली सेलेक्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, तो उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ चल रही थी। मैंने पैको एक क्रिकेट डिपार्टमेंट होता था वो ज्वाइन किया, टाइम गुजरता गया। उसके बाद मुझे मैसेज आया कि एक सदीक होते थे, नुआए वक्त में लिखते होते थे क्रिकेट के ऊपर भी, जी जी जी। सदीक तबसरा उन्हें लोग कहते थे, सदीक तबसरा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहीं से ढूंढा कि वो खान तुम्हें ढूंढ रहा है। आपको भी ढूंढ रहे थे? हाँ, उनको याद था अच्छा। कि वो एक लड़का था, तो क्योंकि वो एक टीम लेके जा रहे थे इंडिया, सही है। चैरिटी गेम्स थी 3, इमरान खान 11 एंड सुनील गावस्कर 11। तो वहाँ पे उनके दिमाग में था कि उस लड़के को मैं ज़रा, अगर ये टेस्ट करने का सही मौका है, तो मुझे उन्होंने बुला लिया, मैं इंडिया चला गया। अच्छा। वहाँ पे देखिए, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है जिससे आप नोटिस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो आपका टैलेंट है, टैलेंट तो तभी सामने आएगा जब आप खेलोगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप बेहतर तरीके से, मैं समझता हूँ, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने। ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है, ग्वालियर में मैच था पहला, तो मैच से पहले उन्होंने थोड़ी सी बात की, फिर मैच शुरू हो गया, तुम्हारी बॉलिंग थी, तो मुझे कहते हैं कि नया बॉल करते हो? मैं जी करता हूँ। बॉल मेरी तरफ फेंका, या पहला ओवर ही तुम कराओगे। वाह, क्या बात। तो वेंक सरकार, महेंद्र अमरनाथ, ये सारे लोग, तो उन्होंने, एक जुमला होता है टाइम जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है, तो उन्होंने मेरी एक जो वनडे की फील्ड नहीं होती, वन स्लेप, गली, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, तो उन्होंने ऐसे अचानक मेरे से पूछ लिया कि फील्ड ठीक है? तो मुझे तो लगा कि मैं जिस तरह से क्लब में खेलता था, स्कूल में खेलता था, मुझे क्या पता किस लेवल के ऊपर क्रिकेट किस तरह से होती। मैं तो अपने आप में ही था ना कि मैं बॉलिंग कराऊंगा, बॉल इधर मूव होगा, इधर तो जाएगा नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा जी नहीं। तो ऊपर से नीचे तक देखा कि ये क्या रहा है। आपने खान साहब को कहा कि ये फील्डिंग ठीक नहीं है। उनका क्या मतलब? मैंने कहा जी मेरा बॉल जो है ना आउट स्विंग होता है। अच्छा। तो ये जो फील्डर इधर है ना अंपायर के पास, तब इतना ये भी नहीं आइडिया होता था कि स्क्वायर लेग कहाँ है, फाइन लेग किधर है। ओके। इसको आप ना 2 स्लिप कर ले, और वो जो फाइन लेग वाला उसको बाहर कर दे कि वो मेरी बॉल इधर नहीं जाती। ठीक है। उनके पास पता नहीं कहाँ से बॉलर आ रही जिसकी बॉल इधर ही नहीं जाती। क्या बात, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। तो उसी में फिर मैंने 3 आउट किए, और तीनों स्लिप में गए। ठीक, तो ख़त्म होगी कहानी। कि अगर एक ऐसा जो बच्चा जो आके
अपनी फील्ड को सेट कर रहा है और उधर ही बॉल कर रहा है, इट मीन्स कि उसके पास स्विंग तो नेचुरल है ही, उसका कंट्रोल और कॉन्फिडेंस कितना है। ज़बरदस्त। तो वो 2-3 मैचेस हुए उसके बाद बहुत मेरे से मतलब कि उन्होंने बहुत मुझे लाइक किया कि यार ये तो इसे आता है कुछ। क्या बात। तो मुझे कहते हैं एक टीम हमारी जो ऑस्ट्रेलिया की बेंसन एंड हेजेस के लिए जा रही जी थी, जी जी। और फिर न्यूजीलैंड का टूर था, उसमें मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम पाकिस्तानी टीम में हमारे साथ जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। कहता लेकिन बात यह है कि हम जो टीम है वो अनाउंस हो चुकी है, मैं जाके सिलेक्टर से बात करूंगा कि इस लड़के को देखें, ये बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंट है इसमें और इसको हमने लेके जाना है। ठीक है। वो आके उन्होंने पूरी लड़ाई शुरू कर दी कि इसको लेके जाओ, इसको चेंज करो टीम। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इसको नहीं रखोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, खान साहब ने धमकी दी। धमकी भी दी। वाह। और उस धमकी से फिर टीम चेंज हुई। वो फैसलाबाद के एक ऑलराउंडर होता वसीम था, है, वसीम है, उसको ड्रॉप किया गया और मुझे सिलेक्ट किया। ठीक। तो इस तरह से फिर शुरू वो, हो गया। लेकिन आखिर भाई जब आप पहला मैच आपका डेब्यू हुआ पाकिस्तान के लिए, जब आप खेल रहे थे पहला मैच, तब आपको कोई भावना हो गई थी कि फील्डिंग कहाँ पे होनी चाहिए, मैंने कौन सी फील्डिंग लेनी है, मैंने फील्डिंग प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, तो मतलब इस चीज़ का तो आपको आइडिया हो गया होगा, और आपका एक्साइटमेंट लेवल कहाँ पे था उस वक्त? देखिए आपकी ना ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, लोग पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं तो कॉलेज बस 1 साल ही मुश्किल से गया और फिर ये सारा कुछ हो गया। मतलब वेरी यंग। वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब तक आप उस लेवल के ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो लर्निंग है वो कहीं और हो नहीं सकती। ठीक है। लेकिन एक और दूसरी चीज़ है कि एक आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, और जो लर्निंग आप ट्रैवल में और यंग एज में जब आप बाहर निकलते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत जल्दी आप सीखते हैं। तो काफ़ी कुछ जल्दी जल्दी सीखना पड़ा। ठीक है। क्योंकि आई वॉज द वन कि जिसने कुछ भी नहीं खेला और उस क्रिकेटिंग कल्चर को भी उतना नहीं मैं जानता था। तो बड़ी जल्दी चीज़ें ऑब्जर्व की, मेरी मजबूरी बन गई ना कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, कोई गलती नहीं करनी, ये किस तरह से मूव करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कंडक्ट है। तो बड़ी जल्दी मुझे सीखना पड़ा। आखिर भाई आपका नेचुरल आउटस्विंग होता था, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कोई भी जब फास्ट बॉलर होता है तो नॉर्मली आउटस्विंग ही होता है ना, बॉल बाहर ही निकलता है। लेकिन हमने ऐसे बॉलर्स देखे हैं जिनका कंट्रोल जो है वो बहुत कम होता है बॉल के ऊपर। तो ये क्या आप स्पेशली कोई इसके लिए गॉड गिफ्टेड था, या आपके पास कोई हुनर था बॉल को अपने कंट्रोल में रखने का, वो मुझे देखिए बताइए। कोई भी किसी, ये जो एक्यूरेसी है ये मानती है मेहनत। अब नेचुरली तो कोई बंदा एक्यूरेट नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। अगर आप गन शूटिंग भी करते हैं तो ये तो नहीं हो सकता आप नेचुरली आप आपका निशाना अच्छा है, ठीक हो जाए। या आपको बगैर साइकिल की प्रैक्टिस किए ही आपको साइकिल आ जाएगी चलानी। बिल्कुल ऐसे। तो हर चीज़ को सीखना पड़ता है। वो मुझे बचपन में ही एक्सपीरियंस हो गया सीखने का। क्योंकि जब मैंने स्कूल में सोचा ना कि अब मैंने क्रिकेट में एक आधा मैच खेला, उन्होंने कहा हाँ तुम शुरू करो, हम स्कूल की टीम में आ गया। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं नेट पे भी जाऊँ। अच्छा। तो नेट पे जाना शुरू किया। उन्होंने फिर एक लाहौर से एक टीम आई शेखुपुरा में। ठीक है। तो मुझे उन्होंने क्लब का मैच खिला लिया। मैंने ओवर शुरू किया, वो मैटिंग होती थी उसके ऊपर, जी आप बिल्कुल। स्पाइक्स भी नहीं पहनते स्पाइक्स थे, नहीं पहन सकते और थे, वो स्किड होता था बॉल मूव उसके ऊपर बहुत होता है। अब मैंने ओवर तो शुरू कर लिया, वो ख़त्म ना हो, वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड, वाइड पे। मैंने कुछ 16 बॉलों का ओवर किया। वो 7, 8, 10 के बाद उन्होंने हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। आज तक ओवर ही कर, ऑफ स्पिन ही करा दे, मैं कहा नहीं तेज ही कराओ। फिर वो एक ही ओवर दिया, उन्होंने कहा कि दोबारा शक्ल ना दिखाई। अच्छा। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो, मैं तो सीधी बॉल नहीं फेंक सकता, तो ये मैं कैसे खेलूँगा। और ये सीधी बॉल फेंकने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर उसी शाम को नेक्स्ट डे मैं नेट पे गया
और नेट के पीछे उन्होंने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया और फिर आ गया जी। तो मैंने एक दीवार थी उसकी, एक जो चौक नहीं होता वाइट वाला, जी, वो ले गया। तो मैंने उसके पीछे लिखा कि जब तक मैं बॉलर बन नहीं जाऊंगा तो दोबारा नेट पे नहीं आऊँगा। मैं लिख के तो बैठ गया। जैसे ही नेट ख़त्म हुआ तो उनके जितने पुराने बॉल थे उसका थैला उठाया और मैं घर ले गया। 15-16 दिन के अंदर ही जी वो जो मेरा टारगेट था उस पे बॉल जानी शुरू हो गई। कितनी बॉलिंग करते थे एक दिन में? मैं लगा रहता था 2-2 घंटे। अच्छा, टारगेट ये होता था कि 100 बॉलें कराऊं एक दिन में? हाँ, सुबह 5 बजे गया, कुछ 6:30-7 बजे तक वापस आता था। मेरा मकसद ये था कि ये सीधी क्यों नहीं जाती। सिंपल ना, चैलेंज, सिंपल ना, यस। कि ये मैंने मैच खेला, इतनी बेइज्जती हुई है, 16 बॉलों का ओवर कर दिया, तो अब मैंने ये बॉल मेरी सीधी क्यों नहीं जाती, जिद है ना। तो फिर मैंने 2-2 घंटे रोज करते गए, 15-16 दिन लगे, जो ग्राउंड सीधी जाए, जो ग्राउंड सीधी जाए। अच्छा, उसके बाद जब फिर आप मैच खेले हैं, उसके बाद फिर मैं चला गया ना नेट पे। ठीक है, मैंने कहा जी आ गई, बॉल दो, वाह, कौन खेलेगा मुझे। क्या बात। उसके बाद मुझे आज तक एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ही नहीं आई। और हमने देखा हो, क्योंकि जो आप खुद से फील करते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, आप उस वक्त कोई बंदा ना वहाँ पे हो, ठीक है, और आप उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दें, और इस नीयत से करें कि ये मैंने एक दफ़ा इसको सीखना है, फिर कभी गलत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और मैं जब ये कोचिंग में भी आया हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। ये जो लफ्ज़ लोग बोलते हैं ना, वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर इनटू अ लर्निंग कर्व, हम सीखेंगे, सीखते जाएंगे, हम सीखने के मराहल में हैं। तो वो मराहल को अगर आप टारगेट कर लो, फोकस कर लो, एक चीज़ को आप ख़त्म कर दो, तो फिर लर्निंग बस 15-20% ही रह जाती है। आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक हो गया। अगर आपकी एक्यूरेसी आ गई, ठीक हो गया, तो पीछे रह क्या गया? फिर तो आपने यही देखना है ना कि बॉल को रिवर्स कैसे करना है, या डिफरेंट पिचेस के ऊपर थोड़ी सी लेंथ को आगे पीछे करना है। तो बेसिक अगर आपने सीख ली, ठीक है, आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ फिर उसके बाद हमने देखा आके भाई कि मतलब दुनिया में सबसे जो बेहतरीन लाइनो लेन थी, और आउट स्विंग, जिस तरह आउट स्विंग आपकी, उसके बाद मैंने कभी पूरी दुनिया में कोशिश भी नहीं की कि मैं नए बॉल से मैं इन स्विंग भी सीखूं। मुझे इतना कंट्रोल आ गया था कि देखिए, अगर आप एक तरफ बॉल मूव हो रही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि बैट्समैन जो है वो लेफ्ट करता जाएगा, आप मिडिल से आ जाओ, खेलना पड़ेगा, ऑब्वियसली खेलना पड़ेगा, अपनी लाइन को चेंज करते जाओ। तो मेन असल में चीज़ है आपकी एक्यूरेसी। जिंदगी में कोई भी आप करते हैं, उसकी अगर बेस आपने ठीक कर ली, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं कभी जिंदगी में आएगी। और आपने क्या शानदार कैरियर है आपका। अच्छा आके भाई 91 में गालिबा जब आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, शारजा का मैच था बड़ा शानदार, और आपने 7 खिलाड़ियों को आउट किया, एक हैट्रिक भी थी। उस मैच से पहले मतलब आप कितने को एनर्जेटिक थे, और आपके माइंड में क्या चल रहा था कि यार आज मैंने मतलब जो आपका कि आपके अंदर पोटेंशियल था, आपकी जो क्वालिटीज़ थी, आपकी जो स्ट्रेंथ थी, क्या आप फील कर रहे थे कि आज इंडिया के खिलाफ मैंने खेलना है और मैंने ये परफॉर्म करना है? किस माइंड के साथ गए थे स्पेशली उस मैच में? उसमें कोई माइंडसेट नहीं था, क्योंकि एट टाइम्स फिर ये एक चीज़ रह गई, एक चीज़ तो आ गई आपको कि यार बॉल है ना, ये इसको मुझे कंट्रोल आ गया। फिर ये बंदा सोचता है कि मैं किस तरह से सोचूं, किस तरह से इस गेम को मैं कैसे लेके चलूं। तो कई दफ़ा सोचा, रात को इतना डिसिप्लिन, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, सुबह ये सोचना है 5 विकेटें लेनी है। तो वो सुबह जाके 2-3 ओवर्स में कोई आउट नहीं, 4 में कोई आउट नहीं, तो खामखा आप अपने ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर यस। तो फिर उस मैच में तो मेरे लिए ये था कि इंडिया से मैच है ना, जी अब मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे ना आम मैच अट्रैक्ट नहीं करते थे। क्योंकि मैं उस दौर में खेला हूँ कि जहाँ विकेटों, रिकॉर्ड के पीछे
मैं सोचता नहीं था, जो मुझे पता था कि इन्होंने ना तो मुझे एंड में बॉलिंग देनी है, विकेटें तो मिलती हैं टेल एंडर्स की, तो मुझे ये था कि जो मेरा रोल है ना, मैंने उसको हमेशा फोकस करके बेहतर से बेहतर करना है। 7 से 8 ओवर नए बॉल से कराने हैं, हिट नहीं खानी, रन्स नहीं देने, कॉन्फिडेंस भी इतना और उसमें 1-2 आउट हो जाते थे। बिल्कुल। तो उस रोल में रहते हुए मैं खेलता था, और उस दिन भी आउट हुए आए, लेकिन आप कभी एम करके कुछ कर नहीं सकते, रिकॉर्ड बनते ही इसलिए है कि, लेकिन वो तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, और हमने आज तक इस तरह की परफॉर्मेंस, स्पेशली मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की स्पेशली इस तरह की परफॉर्मेंस हमें आज तक नज़र नहीं आई जो आपकी परफॉर्मेंस थी। तो उस मैच के बाद जब आपने 7 खिलाड़ियों को आउट किया तो आगे भी तो आपने कोई गोल सेट किया होगा कि आगे मैंने क्या करना। बस ये था कि फिर आप जब इंडिया के अगेंस्ट आप परफॉर्मेंसेस देते हो तो आपकी जो पोजीशन है इन द टीम और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। फिर आगे जाके देखिए 92 वर्ल्ड कप आया, फिर उसमें हालांकि वकार अनफिट भी हो वो गया मैं था, बिल्कुल उसी तरह बात हूँ। तो उसमें ये कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, उसी मैं हूँ, हम नया बॉल कराएंगे, उसमें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इतनी एबिलिटी है हमारी। 2 आउट कर दिए आपने, आप हैट्रिक पे थे, तो क्या सोच रहे थे आप? कॉन्फिडेंट थे कि मैं हैट्रिक कर जाऊंगा? उसमें देखिए जब आप बड़े बड़े प्लेयर थे, आप जब कहते हैं ना पीक परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस आपकी तब होती है जब आपका माइंड बॉडी वर्क कर रही होती है अकॉर्डिंगली। ठीक है। कई दफ़ा होता है ना कि आप फटीक्ड है, आपका माइंड तो कह रहा है कि ये होना चाहिए, बॉडी साथ नहीं देती। ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन है माइंड बॉडी, वो जब अलाइंड हो जाती है तो आप कई दिन आप इतने एक्यूरेट होते हैं कि आप कह के लोगों के बूट पे बॉल मारते हैं, कह के आप जो है यॉर्कर्स करते हैं। तो उस दिन वही हो रहा था कि जहाँ मैं चाह रहा था बॉल हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था। ये था कि ये बॉल ये आएगी तो विकेटों में ही। ठीक है। होता तो यही ना कि जब आप हैट्रिक के ऊपर होते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि रिवर्स हो रहा था कि मैंने विकेटों में बॉल करना है, ताकि अगर ये मिस करे तो या बोल्ड हो या लेग भी 4 हो। 2 चीज़ें आपके, तो बॉलर के पास इतनी ही एक्यूरेसी चाहिए होती है। यस। और जब मैं बॉलर से, नए बॉलर जो आते हैं यंग, उनसे बात भी करता हूँ तो उनसे यही बात करता हूँ कि आपकी जो बेसिक कंट्रोल है उसको पहले मास्टर करो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इस माइंडसेट से करो कि ये एक काम है, ये मेरी बेस है। आपकी लेंथ बॉल ही बेस होती है ना, हार्ड लेंथ जिसको कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आपने वो पक्की कर ली और एक आपने यॉर्कर सीख लिया तो आपको कभी ना T20 में प्रॉब्लम होगी ना वनडे में होगी। ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम ही। अच्छा आके भाई, नेहरू कप का मैच हो रहा था, गालबन इंडिया में मैच हो रहा था, और आप देखें बाकी सबकी ठीक ठाक जो दुर्गत बनी थी फास्ट बॉलर्स की, आप वाहिद बॉलर थे जो आपने ऊपर से ओवर किए, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, मतलब डेजमंड हिन्स, सर विवियन रिचर्ड, तो वो आप बड़ा रिलैक्स कर रहे थे। वो क्या एक्चुअली बात हुई थी वो मैच के? उसमें भी मैं ये 89 की बात है, 88 में मैं आया था और ये 89 साल भी नहीं हुआ। जी जी जी। तो नेहरू कप तक उसको आप चैंपियंस ट्रॉफी कह सकते। ठीक है। तब की नेहरू कप, तब की चैंपियंस ट्रॉफी नेहरू कप, ओके ओके, उसको कह रहे थे मिनी वर्ल्ड कप, जिसमें बेस्ट जो थी 6 टीम्स थी, 6 टीमें खेलती बेस्ट। ओके। तो उसमें अब ये था कि वेस्ट इंडीज से फाइनल है, और मुझे जो खान साहब थे ना 7 ओवर 8 ओवर नए बॉल से 7 ओवर कराते होते थे, फिर क्योंकि वो दायरा 15 का होता था। जी जी जी। तो उसके बाद होता था वकार को हम दायरे के बाहर लाते थे क्योंकि वो तेज़ करता था, दायरे में लाते थे तो वो चौके लगने शुरू हो जाते थे। तो उसमें जब मेरे 7 ओवर हुए ना तो मुझे ये हिट ही नहीं लग रही थी। तो मैंने अब ये सोचा कि देख अब 7 हो गए, 3 और हैं, अभी चेंज हुआ, पता नहीं बाद में स्पिनर आए, तुझे खान साहब वापस कप्तान बॉलिंग दे ना दे, पता नहीं क्या हो, तो अभी तो नहीं हिट लग रही ना। ठीक है। तो मैंने खान साहब से कहा, मैं कहा देखें इसके पर 3 और ओवर का दे दे मुझे,
यहाँ से हिट नहीं मैं इनसे खाऊंगा। ठीक है। दूसरी तरफ से आप जो मर्जी करे, अटैक करे। तो मैंने 10 के 10 ओवर कराए लगातार। ठीक है। मेरा पता नहीं 24-25 रन दे 26 रन थे, 26 रन दे के बिल्कुल ऐसे। अब मैं बाउंड्री पे कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वेवरी चढ़ा रहा है, कोई आ रहा है, चक्के उधर से इधर से मार रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो 265 में से मेरे 10 ओवर में सिर्फ 26 रन और शानदार बॉलिंग की थी, जबरदस्त। तो आपको पता होना चाहिए टाइम्स के। अच्छा आके भाई, 92 का वर्ल्ड कप जब आप खेलने जा रहे थे तो क्या किस माइंड के साथ जा रहे थे? आपको तो वो थी कि 92 का वर्ल्ड कप बज़ाहिर बड़े नाम थे उस वक़्त, आपको तो थी कि हम जब वापस वतन लौटेंगे तो एज ए चैम्पियन लौटेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी कि, क्योंकि जब आप जा रहे होते वर्ल्ड कप के अंदर तो ज़ाहिर हर टीम सोचती है कि हम अच्छा करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे जीतने की। लेकिन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतना मेरा ख्याल दुनिया में सबसे मुश्किल काम, बिल्कुल। क्योंकि इंग्लैंड भी सूट करता है पाकिस्तान को, क्योंकि वो जो पिचेस है वो ज़्यादा बाउंस नहीं है, रिवर्स भी हो जाता है, स्पिनर भी वहाँ कुछ काम कर जाते हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स भी अच्छा करते आए थे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तान की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बुरी परफॉर्मेंस हमेशा ऑस्ट्रेलिया में ही आती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। तो उसमें ये सोचना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका लोग कम रेट करते हैं वहाँ पे, खासकर एशियन टीम्स को। वहाँ पे फिर आ जाती हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये वेस्ट इंडीज़, ये फेवरेट बन जाती है। और जाते जो है वकार भी अनफिट वर्ल्ड कप से पहले, तो बड़ा मुश्किल टास्क था। और ये मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो एक रिदम बनता है और आपकी किस्मत में होता है कि आपने ये काम कर देना है, हालांकि उसकी कोई, अगर आप टीम देखें, बॉलिंग देखें, तो उससे बड़ी बड़ी मजबूत टीमें पाकिस्तान की बनी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नहीं जीत पाए। ऐसे ही है। वकारी यूनुस की कमी तो आपने पूरी कर दी थी उसमें, मतलब वो तो लगा ही नहीं ना, आपने जितनी मतलब पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की। आप लोग जब ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था और वो जो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें इमरान खान के अलावा भी कोई कह रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? नहीं, कोई नहीं था, अकेले इमरान खान साहब भी नारा लगा रहे थे। देखिए कप्तान होता है ना, जो उसने टीम को मोटिवेट तो करना ही होता है, और तो कोई आपके पास चॉइस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और ज़ाहिर है जब आखिरी उनका वो टूर्नामेंट था, आखिरी वर्ल्ड कप था, ही वाज लाइक 38, ऑलमोस्ट 38, 39, 40 के करीब। तो उस आखिरी एक चांस था उनके पास ज़िंदगी में। ठीक है। उसके पहले भी 87 में बड़ा सेटबैक हुआ लाहौर में, 87 में भी, 83 में भी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस ना आई। तो उसमें ज़ाहिर है कप्तान तो यही, आप कप्तान की तो यही ख्वाहिश होती है कि मैं इनको मोटिवेट करूं, बिलीव, इनको किस तरह से इनको बिलीव आए, लेकिन वो आ नहीं रहा था। टीम की परफॉर्मेंस को देखते उस तरह से चल रही थी कि वो आता कैसे, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कोई रिदम नहीं बना हुआ। तो बस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, उसके बाद हमारे पास चांस कोई नहीं था। तो जब वो हम जीते जी तो फिर वो बिलीव आना शुरू हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना जो था वो सबसे मुश्किल काम था। उसी को देख के ही फेथ नहीं आ रहा था ना। पर्थ के अंदर मैच था, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान टीम का हराना कोई आसान बात नहीं थी, तो इसलिए नहीं आ रहा था प्लेयर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस। लेकिन जब वो जीते तो फिर जो बिलीवेबिलिटी है वो एकदम से जो है ना कन्वर्ट हुई, राइज कर गई। क्योंकि उसके बाद श्रीलंका था, श्रीलंका के बाद फिर न्यूजीलैंड था, और जब न्यूजीलैंड हालांकि किसी से नहीं हारा था, अनबीटन था, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा लिया ना, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा ही अच्छा खेलता है। एग्जैक्टली ऐसा ही। और न्यूजीलैंड की पिचेस भी कोई ऐसी उस तरह से नहीं होती कि कोई चैलेंज बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए वही ऑस्ट्रेलिया वाला एक मैच ही था
जो टर्निंग पॉइंट साबित जो हुआ। टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे। नहीं, उसके बाद तो फिर नहीं, वो जीते तो सोच गए, ही खत्म हो गई ना कि हार भी सकते। जीतना ही था, आपके वो पास कोई एक था, ऑप्शन ही नहीं एक बैरियर था, वो ऑस्ट्रेलिया वाला ही। मुझे था। याद वो है आप कि लोगों उसके ने अंदर मैंने क्रॉस कर दिया। तीन स्लिप लेके वनडे में मैंने 3 आउट कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उसके बाद फिर ना जो कॉन्फिडेंस का लेवल ही, बिलीवेबिलिटी बदल गई। लेकिन आके भाई उसके बाद जब आप लोग मैं सेमीफाइनल पे आता हूँ, सेमीफाइनल में जब आप लोग पहुंचे और न्यूजीलैंड को गालिबन पहला पाकिस्तान ने ही राउंड मैच हराया हराया था। उसके बाद जब आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे और मतलब न्यूजीलैंड उससे पहले भी आपसे मैच हार चुकी थी, तो वो एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ आई होगी, अग्रेसिव माइंड के साथ आई थी। पाकिस्तान के पहले बॉलिंग आती है, वसीम अकरम पहली बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर कर रहे हैं और आते ही वो खब्बा बैट्समैन था, मार्गरेट बैच, तो उन्होंने कमाल कर दिया। और फिर आपका वो एक बॉल, वो मतलब वो स्लो बॉल, वो मैं समझता हूँ कि पहला बॉल था, पहला कोई फास्ट बॉलर होगा जिसने स्लो बॉल किया होगा, वहीं से शुरू हुआ। और फिर वो आप मौजूद हैं स्लो बॉल सारे लोग जो है फिर मेरे पीछे भागे कि ये तूने क्या करा, हमें भी सिखाओ। अच्छा, उसके बाद फिर जब जिस तरह मार्गरेट बैच रन्स बन रहे थे न्यूजीलैंड के, तो वहाँ कहीं आपको लगा कि यार आज जो पिछले मैचों में हमने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, आज तबीयत साफ हो जाएगी सबकी? देखिए, जब आप उस वक्त फेज में होते हैं ना, तो आप एट टाइम्स रिजल्ट की तरफ जाते नहीं, क्योंकि वो आते ही उसने जो छोटी सी ग्राउंड है वो ऑकलैंड की, तो उसने कभी इधर छक्का उधर छक्का, मैंने उसे बॉल किया तो उसने मुझे सीधा निकल के छक्का मारा। बड़ा लंबा तो उसके अंदर ना तो बाउंस था और बाउंड्री जो थी वो किसी तरह 55 है, किसी तरह 52 है, अजीब सी वो तकोनों वाली पुरानी ग्राउंड होती बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इतना लंबा छक्का गया कि वो छत पे लग के ना, रूफ पे, तो बॉल वापस मेरे रनअप के पास अब आके गिर गया। अब मैं वापस बॉल की तरफ जा रहा हूँ और ये सोच ये रहा हूँ कि अब क्या कराऊं। पहले आया दिमाग बाउंसर मारूं, मैं बाउंसर इतनी तो छोटी, ऐसे ही हुआ तो छक्का हो जाना है, क्या कराऊं। लेंथ बॉल पे अभी छक्का खाया है, ठीक है। यॉर्कर कोई नया बॉल से कोई रिवर्स हो तो आप यॉर्कर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मुझे कोई समझ नहीं आई, सही है, कि क्या कराऊं। बॉल उठा भी लिया, कुछ नहीं समझ आ रही कि कौन सा बॉल हो जिसकी मुझे चांस है कि मैं इसको आउट करूं। सही है। तो भागना शुरू किया, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हाफ वे जाके तो मैंने ये सोचा कि कुछ डिफरेंट करूंगा तो बात बनेगी। हाय हाय। और इससे पहले कभी नहीं स्लो कराया, इससे पहले आज तक स्लो नहीं करा, था ही नहीं, बिल्कुल था ही नहीं। तो मैंने ये सोचा कि जाके ना तेज भाग के जाता हूँ और जाके ना बॉल को स्लो फेंक दे, हाय हाय, देखी जाएगी। इंटरेस्टिंग। ये भी एक ब्रेव आपकी सोच है ना कि यस। फिर जो भी पहली ऑप्शन आ रही थी उसमें तो मुझे चौका या छक्का ही नजर आ रहा था। सही है। वो ऐसी ही पड़ी, इतनी टर्न भी हो गई और मार्गरेट बैच बोल्ड हो गया। वो सारे मुझे कहे सिखाओ, मैं कहे उस जिस तरह मैंने सीखी है ना, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, अब छक्का खाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद सारी ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाए, फिर आप एक नई इनोवेशन लाओ। सही, मैं कहा इस तरह सीखा जाता है। वाह वाह, और कमाल था। अच्छा आकिब भाई, सबसे पहली चीज़ देखिए, वसीम और वकार, वो एरा ऐसा था कि वहाँ पे नॉर्मली वसीम अकरम का बड़ा एक नाम था उस वक़्त और वकार यूनुस, और उनके बीच में तीसरा बॉलर, तो मतलब बड़ा मुश्किल टाइम था वो कि दोनों के बीच में देखिए ना, वो तो बेस्ट एवर एक कॉम्बो है। उससे बेस्ट तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की क्रिकेट में इस तरह के 2 बॉलर्स आए हो। अभी बाद में ब्रॉड और एंडरसन ने जी एक रन किया, काफ़ी अर्सा किया है, बट उसमें मेरे लिए तो हमेशा ही चैलेंज था ना कि आप देखें, मैंने शुरू किया पहला साल 2 3 4, तो जो भी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी नया बॉलर आएगा वो मेरे ऊपर ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर मैंने बड़ी जल्दी ये सीख लिया था कि देख, तुम्हारा कोई काम नहीं है इतने रिकॉर्ड, इतने, तुम्हारा काम ये है कि एक ऐसा रोल
टीम के अंदर हम्म अपना ढूंढो कि जो आने वाला हो उससे हो ना। और नहीं और हुआ। वो क्या है, वो ये है कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है नए बॉल से, स्पेशली वनडे में आउट बॉलिंग करना, कराना। बॉलिंग कराना। और वो कराना भी देखिए आप, बड़े बड़े इन्वायरमेंट होते हैं और 7 ओवर लाजमी कराने, हम्म क्योंकि जब आप टीम बनाते हैं तो आपके 2 बॉलर होते हैं जिन्होंने नया बॉल कराना है। बिल्कुल ऐसे। वसीम को वो इस तरह यूज़ करते थे, 5 हम्म करेगा फिर रुकेगा, हम्म मिडल में आएगा, एंड में आएगा। तो अगर मैं नहीं साथ कर रहा तो वो जो 15 का जो दायरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। उसमें अगेंस्ट द विंड है, वो मैंने ही करानी है। तो इसलिए मुझे ये था कि मैंने इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करनी है, इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करनी है, ताकि एक तरफ से स्कोर ना बने, दूसरी तरफ से आप अटैक कर सको। ठीक है। अब ये जो कोई भी बॉलर नया आता था तो वो इस रोल में वो फिटन ही नहीं हो पाता था। और लोग आते भी थे और तो इसी वो कोई वकार बनने की कोशिश करता था, कोई वसीम बनने की कोशिश करता था, कोई सेटल ही नहीं हो पाया। सेटल हो नहीं पाया, या आपके बाद सेटल होने नहीं दिया गया? नहीं, देखे ना कि अगर आपने, जो मेरा रोल था, वो तो आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, अगर मेरे रोल में ही आप खेलोगे ना, आप जैसा क्योंकि रोल देखे किसी ना ने कि play अगर नहीं किया। वकार को तो आप दायरे में बॉल नहीं दे सकते, ठीक है। जो शुरू का एरा था, तो आपको न्यू बॉल बॉलर चाहिए, और चाहिए भी ऐसा जो अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करेगा और इकोनॉमिकल होगा, ताकि दूसरी तरफ से अटैक किया जाए। ठीक है। तो इस तरह का बॉलर आया नहीं। आते थे लोग, उनको यही था कि मैंने वकार जैसी बॉलिंग करानी, वसीम जैसी करानी है, वो एक्सपोज हो जाते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मेरी इंटेलिजेंस थी और जो मेरी एक्यूरेसी थी और रोल को समझ के मैं बॉलिंग कराता था, मुझे एट टाइम्स कभी लालच नहीं करता था कि अगर मेडन की तरफ जा रहा हूँ, अगर ये टारगेट है कि 7 ओवर में 15-14 रन के ऊपर ही रुकना है, ठीक है। तो उसमें फिर मैं जो जो रिस्क होते थे उनको करता नहीं था। मुझे कई दफ़ा लगता था कि अब सेट है, मैं ऐसे करूँ विकेट मिल सकती है, बट इन अ लार्जर इंटरेस्ट मैं ऐसा करता नहीं था। लेकिन एक चीज़ आकिब भाई, आपने हमेशा एक क्रूशल स्टेज पे जब भी टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए होता था, आप ब्रेक थ्रू दिलवाते थे, ये आपकी क्वालिटी थी। तो जाहिर है, देखें, आपका जो एक रोल होता है जी। उसमें आपने जिस रोल के लिए आपको खिलाया है, यही तो प्रॉब्लम है। टीम तब बनती है जब आपकी जो बॉलिंग की जो कॉम्पोजिशन है, सही है, उसमें हर एक बॉलर का डिफरेंट रोल हो। ठीक है। ना तो आपके 3-4 वसीम अकरम खेल सकते हैं टीम में, ना बिल्कुल वकार ऐसे ही यूनुस है। खेल सकते हैं। तो जो राइट रोल्स की जो कॉम्पोजिशन है, ये बनाना और उसको फिर एक्सेप्ट करना और उसको डिलीवर करना, ये एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत सालों बाद बनता है। लेकिन आकिब भाई, अगर कंपैरिजन करते हैं आपके दौर का, वो तो किया जा ही नहीं सकता। जो आपका दौर था, जो कंपटीशन था, तो आजकल के हमारी जनरेशन को हर, चाहे वो फास्ट बॉलर है, चाहे कोई वो बैटर्स हैं, मतलब कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। इसकी देखिए, उसमें क्या एक तो वजह ना है? आपको ये दुनिया सारी में प्रॉब्लम है। हम्म ये जो बॉलर्स हैं, ये एक बड़ी यूनिक स्किल होती है। हम्म कभी ऐसा नहीं होता कि 6-6 7-7 आपके पास उस लेवल के बॉलर किसी मुल्क में भी नहीं है। बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ में होते थे, हम्म लेकिन वो क्या थे, तेज ही थे, तेज थे। स्किलफुल उनमें भी कम थे। तो अब उसके बाद एक दौर आया था जब ये आमिर और आसिफ मिले, बहुत ज़बरदस्त इनका कॉम्बिनेशन बना। फिर शुएब अख्तर भी तब था। इन था, टीम में थे जी। तो 3 लोग ऐसे, ये वो थे जो कि आप कह सकते हैं कि वो 90s वाला कॉम्बो बना, बट अनफॉर्चुनेटली उनके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से। उसके बाद फिर अगर आप रीसेंट पास में देखें या आजकल देखें, तो आजकल प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करने का लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट है, लोग जो है वो लॉन्ग टर्म सोचते नहीं हैं।
शॉर्ट जो टर्म। अच्छे क्रिकेट बोर्ड हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक हो गया। इवन इंडिया है, हम्म। तो ये 3 ऐसे क्रिकेट बोर्ड हैं जो बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड से ऊपर सोचते हैं। हम्म। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जब ये फील किया कि एंडरसन और ब्रॉड जो हैं, जी जी। इनको हमने 10-15 साल 20 साल तक खिलाना है, हम्म। तो उन्होंने उनके साथ बैठ के एक डील की कि आपने अब कोई लीग नहीं खेलनी, कोई ज़्यादा आपने अपनी बर्न नहीं अपने आप को करना, हम्म। आपने अगले 20 साल 15 साल का सोचना है। ठीक है। तो सिलेक्टिव मैचेस होंगे, आप ये है विजन जिसके ऊपर आपने तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बनना है, इंग्लैंड क्रिकेट को इस जगह लेके जाना है। ठीक है। तो उन्होंने उनको प्रिजर्व किया। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो मिचेल स्टार्क है या कमिंस है, ठीक है। इनको उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रिजर्व किया, हम्म। नहीं खेलने दी। हालांकि आईपीएल नहीं खेला मिचेल स्टार्क पहले, कमिंस ने नहीं शुरू में खेली। ठीक है। उनको उन्होंने एक रोल दिया कि हमने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है और आप स्पेशल टैलेंट हो और आपको लॉन्गर पीरियड तक अपने मुल्क की तरफ से खेलना है। तो ये जब यहाँ अगर आप देखते हैं तो बीच में आपके पास बड़ा अच्छा अच्छा टैलेंट आया, आपके पास शाहीन आया, आपके पास नसीम है, आपके पास जो तेज़ बॉलिंग की बात करें तो हारिस रऊफ है, ये अभी दानी भी बीच में आया, अभी एक तेज़ बॉलर जो कराची से ये हसनैन आया। जी जी। तो बहुत सारी ऑप्शंस आई। ठीक है। लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड कर सकता था वो कर नहीं सका, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड हमारा तो क्रिकेट बोर्ड है ही नहीं। हर 6 महीने 4 महीने 5 महीने कोई एक पॉलिसी है ही नहीं जो कि लॉन्गर पीरियड तक चल सके। ठीक है। इवन कि अगर आप देखो तो इंडिया तो बहुत ही आगे निकल गया है, बिल्कुल इंडिया। लेकिन अगर आप बांग्लादेश भी देखें या श्रीलंका भी देखें कि जो आपकी पॉलिसीज़ है ना, उनको वे फॉरवर्ड होता है थ्रू आपके चीफ एग्जेक्टिव। तो 16 साल के करीब 16 से 20 साल नाज़मुद्दीन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड थे, मेरा ख्याल चेयरमैन थे, सीईओ थे। जी जी। इसी तरह वो एशले हैं श्रीलंका में, इतने सालों से वो सीईओ। तो ऊपर से चेयरमैन बदल भी जाता है, चेंज भी हो जाता है, तो वो जो सीईओ है उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है आपका पूरे सिस्टम को, एक सिस्टम के जो इसमें कंटिन्यूटी चाहिए, इसमें राइट डायरेक्शन के ऊपर जो चीज़ें हैं वो आपकी चलनी चाहिए। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। हमारे यहाँ तो एक बंदा जाता है तो ऊपर से नीचे तक हर चीज़ को हम चेंज कर देते हैं, और जो प्लेयर है अब वो फिर इनसिक्योर फील करता है। वो कहता है कि किसने मेरे से ये वादा किया है या करना है, या कोई एक द बाउंड बिटवीन द प्लेयर एंड क्रिकेट बोर्ड वो क्या है, कौन लेके चलेगा, कौन किसके ऊपर बिलीव करना है, किसके ऊपर बिलीव नहीं करना। तो इसलिए ये सारी जो प्रॉब्लम है, इसकी जो बेस लाइन है ना, वो आपकी इनकंसिस्टेंट अप्रोच है जो टॉप लेवल के ऊपर है। अच्छा आकिब भाई, मुझे ये बताएं, आप 4 दफ़ा मैन ऑफ द मैच हुए भारत के ख़िलाफ़। तो भारत के ख़िलाफ़ ही सिर्फ ये 2-3 मिनट में आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के ख़िलाफ़ जब आप खेलते थे, आप एक तो एनर्जेटिक होते थे, आपके अंदर एनर्जी आती थी, और फिर आप कौन से प्लेयर आपके माइंड में होते थे, किसको आप टारगेट करते थे जब आप भारत के खिलाफ खेले होते कि यार मेरी विकेट है, बाकी तुसी जानो तो कम जा। देखिए उसमें सचिन, दोस्त कौन था आपका सबसे अच्छा? सचिन को काफ़ी दफ़ा आउट किया, सचिन तेंदुलकर, और उसको हमेशा अंडर प्रेशर ही रखा। आपके बॉडी गैस्चर, स्लेजिंग वेजिंग जो भी तो करते रहते थे। अच्छा, आजकल के बॉलर्स नहीं करते। देखिए उसमें आप डिपेंड करता है ना, ऑस्ट्रेलियन अभी भी हार्ड आते हैं, जिसको आती एटीट्यूड है दिखाना पड़ता है टाइम्स, कुछ हो अंदर। डेड पिचेस के ऊपर आप
खेल रहे हैं और कुछ नहीं है पिच में, शारजा इधर उधर, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपने करना एज बॉलर लाना है ना टेबल के ठीक है। ऊपर। दोस्तियां भी बहुत थी, जडेजा से बड़ी दोस्ती थी, राजू है, सबसे अच्छी थी ऑफ द फील्ड, तो सबसे ज़बरदस्त अच्छी। रिलेशन रहे। लेकिन आपके दौर में जब आप इस तरह की डेड विकेटों पे आप इतना परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उसका अगर हम बात करते हैं आजकल के फास्ट बॉलर, जब इंडियन बैटर्स उनके सामने होते हैं तो मेरा ख्याल है अगर उनको एक ऐसा कोई शॉट लगता है, एक बाउंड्री लगती है, तो वो नर्वस हो जाते हैं, वो प्रेशराइज हो जाते हैं। मतलब बजाय इसके कि जिस जब आपके दौर में जब आप लोग खेलते थे तो आप तो अगर आपको खुद एक चौका लगता था तो आप डबल एग्रेशन शो करके हूट करते थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन आजकल के हमारे बॉलर्स को क्या हो गया कि विराट कोहली खेल रहा हो, रोहित शर्मा खेल लो, जब एक बाउंड्री लगती है तो फिर बाउंड्रियां ही लगती रहती हैं। वो एग्रेशन कहाँ है हमारे आजकल के बॉलर्स में? देखिए उसमें अगर आप फेजेस में आप देखिए ना तो पहले तो हम भूल ही चुके थे कि कभी इंडिया से जीतेंगे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे टाइम आया जब फ़खर ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में यस। उनको समझ नहीं आई कि करना क्या है। उसके बाद शाहीन ने जिस तरह से जो वर्ल्ड कप हो रहा था यूएई के अंदर, जी जी, तो क्या उसने कमाल की बॉलिंग की। स्विंग किया है, और वो जो टाइम बीच में वो जो एक साल उसने नए बॉल से 1-2 साल बॉलिंग की है, अनप्लेएबल था। अनप्लेवेबल उसने बॉलिंग की है। बट मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि हारिस ने बीच में आके ज़बरदस्त स्पेल की हुए, नसीम पैचेस में। लेकिन बात ये है कि वो जो होता है ना कि देखिए टीम क्या होती है, टीम होती है जब आपको पता हो कि ये मेरा कप्तान है, बिल्कुल। ये मेरा चीफ सेलेक्टर है, ये मेरा चेयरमैन है, और ये 3-4-5 साल ये लोग हम इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना। यही बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। अब आप देखें कि जो पाकिस्तान की जो सबसे जो मुझे अफसोस है उस चीज़ के ऊपर कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी साल से, रिवर्स स्विंग, वो ख़त्म हो गई। लोग करा रहे हैं, हमें भूल गई है। हालांकि इजाद पाकिस्तानी क्योंकि नहीं करनी भी आती है, कर भी सकते हैं, बट फिर क्या, रिवर्स स्विंग तब होती है जब आपकी टीम मिल के एक डायरेक्शन में चलती है, बॉल की लुक आफ्टर करते हैं, बॉल को शाइन करने का तरीका है, उसको रफ करने का तरीका है, वो कहाँ प्लानिंग से शुरू होके आपकी पिच है, आउटफील्ड है, उसको रफ रखना है, कैसे बॉल पकड़ना है, किसने बॉल को शाइन करना है, किस बॉलर एक बॉलर ने सेक्रीफाइस करना है कि वो रफ साइड को ज़्यादा शॉर्ट पिच यूज़ करे, उसको रफ करे, बॉल बने। फिर आप बॉल बने तो आप फिर बुलाओ वकार को कि बॉल बन गई, आ जा। देखिए इसके लिए आपको रिलेशंस चाहिए, एक दूसरे की दोस्तियां भी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर फेथ भी चाहिए। ये बनेगा तब जब आपको पता हो कि एक कप्तान है, ये चेयरमैन है, ये चीफ सेलेक्टर है, और ये हम 3-4 बॉलर्स हैं जिन्होंने आगे 4 साल 5 साल हमने खेलना है। बिल्कुल। और जब तक आप पाकिस्तानी बॉलर से रिवर्स स्विंग छीन लो तो बाकी तो फिर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ये तो पाकिस्तान की फास्ट बॉल्स की आइडेंटिटी, एक पहचान थी शुरू से कि ये जो थी। अच्छा मुझे ये बताएं आके भाई कि अब बात अब निकली पड़ी है तो चलिए उस तरह भी आ जाए कि हम पाकिस्तान और इंडिया की टीमों का मुआवजना आप किस तरह करते हैं? दोनों टीमों को कहाँ पे रेट कर रहे हैं? दोनों टीमों के देखें आज अगर वो स्टैंड पे खड़े तो हम इस चीज़ की पर्सनली एज ए पाकिस्तानी मुझे तो तकलीफ़ है कि जिस स्टेज पे वो पहुँचे हैं तो हम क्यों नहीं हैं? देखो उसकी बड़ी बेसिक वजह है। बेसिक वजह ये है कि हमारे ज़माने में जो इंडियन टीम थी या प्लेयर्स थे उनके पास बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी। ठीक है। वो हमेशा डरे रहते थे कि अगर परफॉर्म ना हुआ बाहर हो जाऊंगा और कोई करियर नहीं है। उस दौर में पाकिस्तानी प्लेयर्स ज़्यादा काउंटीज़ खेलते थे, इंडियन तो एक आधा कोई शायद खेल लेता था। ठीक है। तो उनके पास जो थी इनसिक्योर फील करते थे, पैसा नहीं था, हमें ज़्यादा पैसा मिलता था और हमें अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा थी काउंटी क्रिकेट। जैसे ही टाइम बदला, आईपीएल आई, वो जो इनसिक्योरिटीज थी उन्होंने ख़त्म कर दी। अब जो माइंडसेट है एक प्लेयर का, वो
जो घरों में गलियों में जो बच्चे अब जवान हो रहे हैं उनका टारगेट ये है कि भाई मैंने किसी न किसी आईपीएल फ्रेंचाइज में जाना है, मेरी ज़िंदगी के सारे झंझट ख़त्म, इतना पैसा डाल दिया। अब मुझे कोई फिर किसी भी जो इंडियन टीम का जो प्लेयर है उसके अंदर कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं होगी, उसे कोई डर नहीं है कि मैं अगर परफॉर्म ना हुआ, टीम से बाहर हो गया तो मेरा क्या बनेगा। तो जब आप किसी भी इंसान से इनसिक्योरिटीज छीन लो तो उसका जो बेस्ट है वो आता ही सामने तब है। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो उन्होंने थ्रू आईपीएल इस तरह से कर दिया। ठीक हो गया। फिर आज पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि और ज़्यादा लोग इनसिक्योर हो गए। आज तू कैप्टन, कल ये चेयरमैन है, वो जा रहा है, वो आ रहा है। अभी शाहीन के साथ कितना ज्यादती है कि आपने उसको बनाया, 4 मैच खिला के आके फिर चेंज कर दिया, फिर बाबर को बना दिया, बाबर फिर आज रिज़ाइन कर गया अभी। तो ये एक सारी चीज़ों को रुकना होगा। जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं, जब तक किसी प्लेयर को ये नहीं पता कि मैंने खेलना है, मेरा ये गोल है इस टीम में, तो वो कैसे उसको समझ आएगी। इतने ज़्यादा प्लेयर्स जो है वो डिस्टर्ब है मेंटली कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम कब तक खेलेंगे। एक सिलेक्टर आता है वो कुछ सोचता है, दूसरा आता है कुछ सोचता है, एक कोच आता है वो कुछ और होता है। अभी तो ये मजाक बना हुआ है। अभी मुझे इंडियन टीम के प्लेयर्स मिले, अभी जो हमारी श्रीलंका के साथ जी अभी सीरीज थी रिसेंटली। जी तो वो गौतम गंभीर जो उनका कोच है उसने मुझे कहा कि आके भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है। कहता है इतना टैलेंट है, हम भी देखते हैं, इतना टैलेंट है, सब कुछ है, ये इन्होंने किया क्या है। उनको भी अफसोस है क्योंकि देखिए थोड़ी सी तो टीमें हैं पहले ही। तो जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस में एक जो मज़ा आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपकी टीम वैसे नीचे गिर जाएगी तो वो तो एक जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है उसका चाम ही खत्म हो जाएगा। उनको फिक्र है। आईसीसी में लोग हंसते हैं। रिसेंट पास में गंगोली ने भी एक बड़ी अच्छी एक मशवरा दिया था पाकिस्तान टीम को। हमने देखा वर्ल्ड कप के दौरान, जब वर्ल्ड कप हुआ था तो गंगोली ने भी बड़ा मतलब इस दुख का इज़हार किया था, और प्रोसेस के ऊपर जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए थे। तो देखे ना वो क्यों सबको फिक्र है, क्योंकि जो पोटेंशियल है उस तरह की आपकी टीम की परफॉर्मेंस या रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा ना। सबको पता है कि मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट में जो अगर नेशन है तो वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल ऐसे ही। श्रीलंकन वाले भी हैरान हैं, वो पाकिस्तान को इधर देखते हैं और फिर देखते हैं कि हो क्या रहा है परफॉर्मेंसेज और किस तरह से टीम खेल रही है। तो सब चीज़ों को छोड़ के अब जो कुछ है इस सिस्टम में कंसिस्टेंसी चाहिए। चेयरमैन इसको नहीं जाने की कोशिश वगैरह तो नहीं जाने देना चाहिए। आप 3-4 साल अब इन चीज़ों को सेटल करो। जो आपका सिलेक्टर है, जो आपका कप्तान है, जो आपके ये जो प्लेयर का ग्रुप है, अगर आप इनकी एनालिसिस करो तो द मोस्ट यंगेस्ट टीम इज़ पाकिस्तानी। यस। ये बांग्लादेश से भी यंगेस्ट है, ये श्रीलंका से भी यंगेस्ट है, ये जिम्बाब्वे से भी यंगेस्ट है, ये अफगानिस्तान से लेसर एक्सपीरियंस्ड है। कर के चेंज। अब जो ये लॉट है इसमें सारा पोटेंशियल है, इसको 2 साल चाहिए। जब ये 12 8 9 13 टेस्ट वाले जब ये पहुंचेंगे 40 के ऊपर। आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट का वो बाबर आजम है, 54 टेस्ट मैचेस। उसके बाद रिजवान है 44। दूसरी टीमों में आप हाल तो देखिए, 100 200 150 टेस्ट मैचेस के लिए 80 90 वाले 4 5 है। बॉलिंग में देखे तो कोई ऐसा हमारे पास कोई बॉलर नहीं है जिसने 70 80 या 60 टेस्ट मैच खेले हुए। इसका क्या मतलब है कि हमने इतनी रोटेशन की है कि आज लग रहा है कि पाकिस्तान ने कोई एक नई गेम शुरू की है। देखिए स्टैट्स, यस, उसी से समझ आ जाएगी कि हम किधर जा रहे हैं। अच्छा आकिब भाई, आप पाकिस्तान टीम के भी हेड बॉलिंग कोच रहे हैं। अभी रिसेंट पास में आप
श्रीलंका की टीम के साथ थे और श्रीलंकन टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। आप वर्ल्ड कप में भी T20 वर्ल्ड कप में भी साथ थे, फिर उसके बाद जो होम सीरीज़ इंडिया के खिलाफ खेले वो बड़ा अच्छा वो परफॉर्म किया। 25 साल बाद उनसे आप लोग ओडीआई जीते हैं। सीरीज जीते हैं। तो उसके बाद फिर आप इंग्लैंड गए। बिल्कुल 15 साल बाद इंग्लैंड, तो ये एक्सपीरियंस इंग्लैंड कैसा में रहा उन्होंने आपका? टेस्ट मैच हराया। तो ये श्रीलंका एज ए कोच आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? देखिए मैं तो हमेशा से ना एक चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि जो आप फील करते हैं ना आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जो मुझे वहाँ भी समझ आ रही थी कि अगर आप उनकी ग्राफ देखें ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर या इवन टीम के अंदर, तो वो इतनी ज़्यादा रैपिड चेंजेस थी। हर सीरीज़ के अंदर कोई बॉलर आ रहा है, कुछ जा रहा है, कोई एक ऐसा बॉलर नज़र नहीं आता कि जो कंसिस्टेंटली खेल रहा हो या उसका कोई नाम हो। कोई भी खेल सकता है, कोई भी ड्रॉप हो सकता है, जैसे अभी पाकिस्तानी टीम है। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ सिक्योर ही नहीं है। कोई सिक्योर ही नहीं। तो वहाँ जाके कम से कम इतना ज़रूर मैंने कोशिश की कि आइडेंटिफाई करूँ कि कौन सबसे बेहतर है। और आपकी एक स्टेटमेंट थी कि आप आसिता एक बॉलर है उनका, मोहम्मद आसिफ भी आप देखे हैं आसिता, उसको टारगेट किया, उसको कॉन्फिडेंस मिला और उसने क्या कुछ नहीं किया। जो उसने बॉलिंग की अब उन डेड पिचेस के ऊपर अगेंस्ट इंडिया, रोहित और कोहली, उन सबको अमेजिंग। एट टाइम्स बॉलर को उतना नहीं आइडिया होता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। आपका काम है जो सबसे जो बेहतर कोचिंग है, जो सबसे जो बेहतर टीचिंग है, वो ये है कि आप दूसरे जो प्लेयर है उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है उससे उसकी पहचान करा दो। और इतनी पहचान करा दो कि वो उसके ऊपर ईमान ले आए, फिर वो मारने का भी खाएगा। जैसे मुझे था ना, जी कॉन्फिडेंस नहीं जाएगी गलत नहीं, और आउट स्विंग है और ये एक्यूरेट है। और इसी तरह से आप बॉलर्स को देखते हैं और उनको कहते हैं कि तेरा ट्रिगर पॉइंट ये है, वाह, तेरा ट्रिगर पॉइंट ये है, इसके ऊपर कंप्रोमाइज ना कर, ये एक चीज़ ठीक कर ले, तू कभी टीम से बाहर नहीं होगा। और ये कभी ज़िंदगी में आज तक 20 विकेटें फास्ट बॉलर ने किसी श्रीलंकन साइड ने किसी आज तक नहीं ली। चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। पाकिस्तान में क्या अभी ये टीम इसमें टैलेंट नहीं है? पूछें लोगों से, लोगों से पूछे, बाकी टीमों से पूछे। ये टीम, पाकिस्तानी टीम जो है ये ऑलवेज टॉप 3 है। टॉप 3-4 पे भी आएंगे तो आप ये सोचेंगे चाहे वो T20 है, चाहे टेस्ट क्रिकेट है, चाहे ODI है, ये टॉप 3 की टीम है। जितना यहाँ टैलेंट है लोगों की, आप श्रीलंका इज लाइक 22 मिलियन पीपल। कराची से इतने लोग हैं, न्यूजीलैंड में इतने लोग हैं, हम अपनी कदर क्यों नहीं करते? देखिए कितने लोग हैं, कितना पैशन है, कितना टैलेंट है, हमने उसको संभालते ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी रिसेंट पास में भी आपने स्टेटमेंट दी, मुझे आसिफ के नाम से मुझे याद आ गया, वो आपने आसिता फर्नांडिस, ये आसिफ को ही आपने क्यों चूज़ किया कि चौरी रकम में बॉलर देता है? लेकिन वो भी तो किसी को पता नहीं था। मैंने उसको क्या उसके गाँव का माची के वहाँ से लाया था ना। जी आउट ऑफ सिस्टम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो मैंने उसमें देखा था वो किसी को आइडिया नहीं था, उसको खुद नहीं था आइडिया। एट टाइम्स इंसान को खुद नहीं होता कि मेरी क्वालिटी क्या है। जब उसको मैं कहता हूँ ना कि जो बेस्ट चीज़ से आपकी पहचान हो जाए, ठीक है, और आप उसके ऊपर मास्टर्स कर लो, फिर आपको कोई नहीं पकड़ता। आसिफ के पास क्या था कि आसिफ की एक लेंथ के ऊपर बॉल पड़ती थी और एट टाइम उसे खुद आइडिया नहीं होता था किसने किधर मूव कर जाना है। इस तरह से वो सीम गिरती थी। और इसी तरह मैंने उसको जब पीछे जब वो बॉल है उसकी पकड़ रहा होता था, जब उसके साथ मैंने काम किया कि ओके अब थोड़ी ना आउट स्विंग की कोशिश कर, चल 2 3 4 बॉल, वो ऐसे करो ठक करके अंदर आ जाए। मैं कही ये तो वही वाला केस है। अच्छा आपने मेंशन कर दिया। फिर मैंने उससे डिस्कस किया तो कहता है मुझे आइडिया ही नहीं होता है टाइम्स। तो मैं कर ले
वो परेशान था इस चीज़ को लेके। मैं कहा पागल, ये गिफ्ट तो मिलता ही किसी किसी को है। वाह, क्या उसने पागल कर दिया, हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंग्लैंड। क्या कमाल का था। और वो बंदा जो है वो चमिंदावास बन सकता है। उसको फिर उनके डाइट के मसले हैं, उनकी प्रैक्टिस रूटीन के मसले हैं, वो उनसे डिस्कस की। उनको सारे तो नहीं आते बिल्कुल ऐसी। आपके जंगल में, लेकिन दो चार जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको समझ आ जाए कि आपने लुक आफ्टर करनी है, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने डाइट क्या रखनी है, और अपनी एक स्पेशल स्किल वो क्या है उसको, उसके ऊपर आपने 100% बैक करना है अपने आप को। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। और वो नज़र भी आया। अच्छा आकिब भाई, अब आप माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, आपकी नज़र में कौन से 5 ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनको आप समझते हैं कि ये 5 फास्ट बॉलर दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं पूरी दुनिया में? जी। पूरी दुनिया में देखिए, अभी जो इम्पैक्ट बुमराह का है ना, जो उसने अचीव किया है वो किसी और बॉलर ने नहीं किया। क्योंकि जिस तरह से वो जो भागता है ना, तो वो एक एक बॉल के पीछे एक माइंड है, माइंड सेट है टू अचीव डिफरेंट थिंग्स। वो तो एंडरसन तो वैसे रिटायर हो गया, तो अभी की बिल्कुल बात ठीक कर है। रहे हैं। मैं भी ऑल टाइम की भी है, मतलब बात करूं जो रिसेंट एरा लाइक 10-12 बुमराह 15 इज साल में। नंबर 1। उसके बाद अब शाहीन है, उसकी जिस तरह से शाहीन ने भी शुरू में किया, बीच में इंजरी हुई। अभी आई डोंट नो, अभी ये पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है ना, दे आर नॉट एक्चुअली देयर। होता है ना कि आप अपनी एक माइंड सेट 100% माइंड सेट के साथ, एक आपका जो इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ है कि जो आपकी जो 100% एबिलिटीज बाहर निकालता है। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन कि इन्वायरमेंट क्या है आपके इर्द गिर्द, आपकी टीम के अंदर। तो हमारी टीम की देखो शाहीन जैसा टैलेंट कहाँ नजर आता है? नसीम है, हारिस है, ये आपका हसनैन है। अब हसनैन जो है इंग्लैंड को दे दो। उसका अभी रिसेंटली बॉलिंग एक्शन भी तो चेंज करवाया गया, तो कोई फ़र्क आपको लगा है उसके बॉलिंग में? नहीं, बहुत अच्छा फर्क मुझे लगा है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या, आपने आइडेंटिफाई करना होता है ना कि प्रॉब्लम क्या है। लोग यही कहते वो पता नहीं यार, समझ जब तक समझ ही नहीं आएगी तो ठीक कैसे होगा। उसकी प्रॉब्लम तो हमेशा से कंट्रोल ही था ना। जी बिल्कुल ऐसी बॉल पे तो कंट्रोल जो है वो खराब कैसे होता है? आपका बैलेंस नहीं है। जब आप क्रीज के ऊपर आते हैं तो यू आर नॉट बैलेंस्ड। और वो हम बैलेंस कंप्रोमाइज कैसे हो सकता है? आपके रन अप की वजह से हो सकता है, आपके एंगल की वजह से हो सकता है। सही है। तो आपने वो आइडेंटिफाई करनी है एक चीज़ कि जिसकी वजह से एक बंदा क्रीज में बैलेंस नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। ओके। तो उसने बेहतर लगा है वो। अगर इस तरह का अभी मार्क वुड उनके पास नहीं है, एक मार्क वुड है 150 वाला, एक आर्चर है, दो ही है ना। जी बिल्कुल, इंग्लैंड के पास बस, और क्या है, कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में अभी उनसे बात हो रही थी, उनका फिजियो हमारा श्रीलंका के साथ था। कहता है कि हमारे पास भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये पैट कमिंग, ये जो नजर आ रहे हैं बस यही है। वो आगे ब्रेका पीछे जो है ना कोई तेज बॉलर नहीं नजर आ रहा। वो एक आधा आता है, वो उसको फिर ऐसा पकड़ते हैं, जाया नहीं होने देते। अब इंग्लैंड के पास नहीं है। सही है। स्नैन दे दो इंग्लैंड को, 6 महीने बाद देखो वो क्या इससे काम लेते हैं। उन्होंने उसको पूरा पकड़ के रख लेना कि तेरा ये रोल है, तूने टेस्ट भी खेलना है, तूने 15 ओवर कराने हैं, चल उसकी तैयारी कर। उसी से वो मारेंगे लोगों को। हमारे पास वो है, उसको पता नहीं है उसने T20 खेलनी है, वनडे खेलना है, 4 डे खेल। अभी तक तो उसने पता नहीं 5-6 तो 6-7 उसके फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल, बहुत कम खेला है। और बस वो पता ही नहीं उसने क्या करना। PSL में ही हमें नजर आया मोस्टली। उसने क्या करना है, क्या उसका आगे। इसको कितने साल हो गए? ये पिछले 4-5 साल से है, 5-6 साल हो गए। ही इज नॉट हेडिंग एनीवेयर। धानी है, क्या था उसमें? सब कुछ था, हाइट थी, पेस थी, लेकिन क्या है? कुछ भी नहीं।
अच्छा चलिए आपका भाई एहसानुल्लाह आया, इतना एहसानुल्लाह, यस, आप देखें वो स्ट्रगल कर रहा है। वो आते हैं उनको ना कोई लुक आफ्टर करता है, ना उनके लिए किसी को ये आइडिया होता है कि इसको हमने किस क्रिकेट तक रखना है, क्या इससे काम लेना है, किस तरह से इसको इंजरी से बचाना है। तो जब आपका सिस्टम इसी तरह चलेगा, आ ही जाओ जा ही जाओ, कौन जिम्मेदारी मुझे बताएं आज? कोई ले सकता है? ले ही नहीं रहा कोई। वही चेयरमैन आया, वो कह के देखो जी मैं तो आया था वो 6 महीने तब, देखो वो आ गया, वो गवर्नमेंट चली गई, ये आ गई, ये आ गई। लास्ट अगर पीछे आप जाएं तो शहरियार का दौर को नज़र आता है जो कंसिस्टेंट था, शहरियार खान था, फिर 6 साल पहले, और ये 3 साल एहसान मानी ने पूरे किए हैं। एहसान मानी ने जी बिल्कुल 3 साल किए जी बिल्कुल, और उसमें भी होता रहा, बीच में पता नहीं उसके बाद रमीज राजा आए हैं, उनको भी हटा दिया गया। वो चलता जा रहा है काम, चलता जा रहा है, वो सारा सिस्टम है। हमारे प्लेयर्स का, सारे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आके भाई। अच्छा, दुनिया में शेन वॉर्न, मुरलीधरन दुनिया के बेहतरीन स्पिनर हैं, तीसरे नंबर पे आप किस स्पिनर को रेट करते हैं? देखिए उस लेवल का तो कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो नेथन लॉयन है, जब हैरत है, जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, ठीक है, हर टीम ने हर एक जरूर प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और उसको खिला खिला के मजीद बेहतर से बेहतर उसको करते गए। हमारे यहाँ उन्होंने सफाई फाड़ दी, है ही कोई नहीं। और अगर मैं कहता हूँ है कोई नहीं, क्यों नहीं है? इंग्लैंड में आदिल रशीद पाकिस्तानी, ये दोनों उनके टेस्ट जो लगी है, वो जो लड़का, एक आदिल रशीद और मोइन अली, दोनों पाकिस्तानी जी। ये अभी जो टेस्ट में भी है, वो लड़का जो लेग स्पिनर ऑलराउंडर जिसको खिलाते हैं लेगी, जी जी, वो भी पाकिस्तानी। अभी ये जो ऑफ स्पिनर है अभी जो पाकिस्तान भी आया है, वो भी पाकिस्तानी। जो आने वाला अंडर 19 है वो भी पाकिस्तानी। इमरान ताहिर भी पाकिस्तानी। दुनिया के बेहतरीन स्पिनर। न्यूजीलैंड में जितने स्पिनर आए हैं वो सारे वो इंडियन। तो पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, ये पागल है। ये मुश्ताक, सईद अजमल, नहीं तो अभी भी तो रिसेंट एरा में तो कोई भी सब कुछ है, लेकिन कोई काम ही नहीं करता, कोई सर्च नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो दुनिया में सबसे बड़ा हमारा फ़ख्र था NCA, उसको 2010-12 के बाद उसका बेड़ा गर्क किया, काम ही नहीं हो रहा, खत्म हुआ। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा आकिब भाई, दुनिया में सबसे अच्छा यॉर्कर वसीम अकरम, वकार यूनुस, बुमराह, शुएब अख्तर, ब्रेटली, एनल डोनाल्ड, जेम्स एंडरसन, ये मैंने आपको बताने सबसे अच्छा यॉर्कर कौन करता था? वकार यूनुस। हाउ? बिकॉज उसके तो दुनिया में लोगों को ये आइडिया था कि ये यॉर्कर आ रही है, और स्पेशल जूते बनाए गए कि टो पे मारता था, पैर तोड़ देता था। बुमराह भी बहुत अच्छा यॉर्कर करता है, लेकिन वकार ने जो यॉर्कर को लेके जो उसकी धूम थी, बुरा हो सकता है आगे जाके कोई और आ जाए, लेकिन नजर से भी आगे निकल जाए, बट टिल टुडे लेकिन बुमराह में नजर आ रही है वो चीज, इतनी एक्यूरेसी, इतनी मैच्योरिटी। लेकिन वकार का जो यॉर्कर था ना, जब वो रिवर्स शुरू हो गई है तो फिर कोई दुनिया में मुकाबला नहीं। बाबर आजम को पहले कप्तानी से हटाना, फिर उसको कप्तान बनाना, फिर उसके बाद फिर उसको हटाना, शाहीन को कप्तान बनाना, शाहीन को हटाना, तो एक्चुअली ये चल क्या रहा है? और डायरेक्टली जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो रही है हमारे प्लेयर्स की। देखिए ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। अब तो दुनिया भी तंग आ गई है, ICC भी मजाक उड़ाती है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड मजाक उड़ाते हैं, इवन के इंडिया जैसे जो जिसको हम दुश्मन समझते हैं, उनके लोग भी कह रहे हैं अल्लाह के वास्ते अपने हालात ठीक कर लो, कोई अपने कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर कोई काम कर लो, कोई तो कुछ हल और नहीं है। जब तक आप ऊपर से एक चेयरमैन अपना टाइम नहीं गुजारेगा, चीज़ें कभी ठीक हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये जो चेयरमैन आ गया, इसको अगर 3 साल इसने नहीं जाना, जब इसने 3 साल नहीं जाना
तो इसका मतलब क्या है कि वो जिसको भी लगाएगा कोच, वो 3 साल नहीं उसको हटाएगा, अनटिल कि अगर उसने अभी जो गलत फैसला उससे हुआ है वो उसको मौका मिलता है जब वो लॉन्गर टाइम तक रहता है अपने गलत फैसलों को दुरुस्त करने का। ठीक है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। जो जिसको वो सिलेक्टर लगाएगा, जिसको वो कोच लगाएगा, जिसको वो कप्तान बनाएगा, जो बनाएगा तो उसको 3 साल पूरा मौका देगा ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हम्म एक ही चीज़ कह रहा हूँ, दूसरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपने जो ग्रास रूट पे जो हमारी स्ट्रेंथ थी, एकेडमी सिस्टम, एनसीए, उस पे दोबारा से काम करने की ज़रूरत है। और कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जो रिटायर्ड प्लेयर है, वो अगर कोच बनना चाह रहा है तो उसको काम करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ये जो सारे लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जो मेहनत से भागते हैं ना, जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, गर्मी होती है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, उससे बचते हैं। सारे के सारे इजी मनी, इधर कॉन्ट्रैक्ट कार, उधर कार, कमेंट्री पे बैठ जा, टीवी पे बैठ जा। तो जो आपको अल्लाह ने एक स्किल दी थी उसको पास ऑन करने का भी आपके पास टाइम था, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन आकिब भाई, ये भी तो बहुत सारे एक्स क्रिकेटर जो हैं, टेस्ट क्रिकेटर, वो गिला शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिकेट बोर्ड क्रिएट नहीं कर रहा। आपने पूरी अपने कैरियर में सिर्फ एक बार पाकिस्तान टीम के आप हेड कोच रहे हैं, बॉलिंग कोच रहे हैं, लेकिन आपको एक तो क्यों अप्रोच नहीं किया गया दोबारा, या आप खुद इंटरेस्टेड नहीं थे? नहीं, मैंने 2008 में ज्वाइन किया था इनको, जी जी। और टीम को, और 2012 में मैंने खुद छोड़ दिया। 2012 के बाद अभी 13 साल हो गए। बिल्कुल, मैंने नहीं आप इनके लिए करीब काम भी नहीं गए। उसकी वजह ये है कि जी। मैंने सोचा था कि मैं एक प्रोफेशनल कोच बनूंगा। मैंने रीजनल एकेडमी से शुरू किया, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, ए टीम, पाकिस्तान टीम, बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच। ठीक है। और जब वो एक टाइम था कि भाई मैं तो एक सिस्टम से बना हुआ हूँ, पूरा लेवल 1, 2, 3, 4, इससे ऊपर ना तो एजुकेशन है, ना इससे ज़्यादा किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, ना इससे ज़्यादा कोई प्रोसेस ही फॉलो कर सकता है। तो फिर एंड में आगे अजीब से लोगों को लगा देते। मैंने कहा नहीं, अब किसी और के लिए काम नहीं करूँगा। तो यूं ही चला गया, वहाँ 5 साल रहा, फिर अभी लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म्स। लेकिन शुक्र है कि जहाँ भी आप जाओ, लेगेसी ऐसी छोड़ के आओ कि लोग आपका नाम अच्छे अल्फाज में, और अब कुछ ना कुछ करके वहाँ आओ। मैं पर्सनली खुद यूएई गया हूँ, मैंने वहाँ देखा, वहाँ क्रिकेटर से मिला हूँ, क्रिकेट बोर्ड के लोगों से मैं मिला हूँ। यकीन करें, उन्होंने ये बात की है कि आप जैसा कोच ना कभी आया और ना आएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट, जो इम्प्रूवमेंट यूएई की क्रिकेट में जब जो आई है वो आपके टेन्योर में ही, जो आपका 5 साल का दौर था वो बड़ा शानदार था। ऐसे बॉलिंग कोच पाकिस्तान की तरफ से जब आप गए, उसके बाद आप मतलब आपने श्रीलंका की कोचिंग कबूल कर अभी ली। 6 महीने मैंने अभी आप की है, 6 महीने श्रीलंका की 6 कोचिंग महीने की, करके आए। अभी भी बुला रहे हैं और याद ज़रूर रखेंगे। अब ये लाहौर कलंदर में 8 साल काम किया है, तो कितने लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। शानदार, ज़बरदस्त। अच्छा आकिब भाई, वाइट बॉल का कप्तान आप किसको देख रहे हैं? रिजवान को वाइट बॉल का कप्तान होना चाहिए? देखिए, अभी तो कोई चॉइस आपके पास लगती ही कोई नहीं है। जब शुरू में इन्होंने अननेसेसरीली चेंज किया लोगों को, तब भी उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत डिज़र्विंग है, और जो ऐसा भी कोई नहीं है कि जिसको बना दो तो लगेगा कि बहुत ज़्यादती है। इतना कुछ चेंज इन्होंने कर दी है। तो अगर रिजवान को बनाना, रिजवान को बना दे, लेकिन बना के फिर आपने उसको भूल जाएं कि उसको हटाना नहीं है। अभी सोच ले कि क्या वो राइट चॉइस है, क्या कप्तान से आपको चाहिए क्या।
फैसला कर लें। फैसला कर लें, अभी कर लें, जो करना है फिर वापस नहीं मुड़ना। जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल के कोचेज हैं, इनके होते हुए आपको कुछ आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम में इम्प्रूवमेंट आएगी? देखिए अभी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर रिसेंटली अभी किसी को यही नहीं पता, उनको भी नहीं पता कि कौन सी टीम है, टाइम लगेगा ना, कौन सी ऑप्शंस हैं, वो भी बेचारे, उनको क्या पता कि क्या कुछ बचा है, क्या कुछ बेहतर यहाँ पे है। और जब तक वो खुद आके यहाँ टाइम नहीं गुजारेंगे, लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, तो वो बेहतरी कैसे आएगी? अगर उनसे ये भी नहीं होना कि अगर उन्होंने टाइम भी नहीं गुजारना, तो कम से कम उनके साथ बैठ के एक दफ़ा फैसला कर लें कि जी ये वो 14 प्लेयर हैं जिन्होंने रेड बॉल खेलनी है, और ये वो 16-18 लोग हैं जिन्होंने, ठीक है, अब वो माइंडसेट आ गया, जो टीवी पे देखता है 50 कर ले, 2 50 कर ले, ओ मिल गया यही पाकिस्तान, अभी इसको खिला दो। लोग मर जाते थे, लोग मर जाते हैं लोगों को रिप्लेस करने के चक्कर में। आपकी टीम की रेपो क्या है कि आपके जितने ओपनर्स नंबर 3, 4, 5, 6 कितने मैच खेले हुए हैं? अगर ये पाकिस्तानी टीम आपको ज़िंदगी में इतने लोएस्ट पॉइंट पे क्यों नज़र आ रही है कि इतने कम मैचेस की आपको कभी टीम ही नहीं मिलेगी? मैं आके भाई ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हुई है, अभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, और फिर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारी पाकिस्तान की पूरी टीम ही डिपेंड करती है, जो हमारी बैटिंग लाइन है वो बाबर आजम अगर परफॉर्म करेगा, रन्स करेगा तो बाकी करेंगे, अगर बाबर आजम रन परफॉर्म नहीं करेगा, रन्स नहीं करेंगे तो बाकी भी नहीं करेंगे। एक तो मुझे 3 चीज़ें बताएं कि बाबर आजम को क्या करने की ज़रूरत है कि वो दोबारा फॉर्म में आए, कप्तानी का बर्डन था उनके ऊपर, और फिर आप इस सीरीज़ को कैसा देख रहे हैं जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अभी खेलनी है? देखिए बाबर के साथ ये हुआ है कि जो होता है ना कप्तान बना, उस टाइम ज़्यादा सक्सेस टूर्नामेंट्स में नहीं हुई, ओवरऑल वाज नॉट बैड। ओके, वर्ल्ड कप, T20, 50 ओवर, चैंपियंस ट्रॉफी, इस तरह के जो इवेंट हैं उसमें सक्सेस नहीं आई। और एज कैप्टन दुनिया में ऐसे ही होता है, 4 साल आपको एक रन मिलता है, 4 साल के बाद वो कप्तान कंटिन्यू करता है, धोनी टाइप, ठीक है, जो जीती जाए कंसिस्टेंट, वो जीती जाए। तो बाबर को जब एक टाइम ऐसे आया था ना, जब ये इंडिया में ये जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड जी कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद उसको खुद फैसले करता, क्योंकि फिर वो कप्तानी के पीछे उसने भागने की कोशिश की, उसको ईगो बना ली, जिद बना ली, फिर उसको जाने का एक अफसोस किया, फिर वो जो माइंड सेट है वो बैटिंग से डिस्ट्रैक्ट हुआ, डिवाइड हो गया, इंसान डिप्रेस होता है, इंसान उस तरह से सोचना बंद कर देता है। और तो कोई मसला नहीं, मसला तो उसका मेंटली है, वही इन्वायरमेंट उसको वो वाला नहीं मिल रहा, जबरदस्ती इस्तीफा लिया, जी इस्तीफा दे दें, थोड़ा सा प्रेशर, तो वो स्कैंडल आ और गया, तो कोई चीज नहीं है ना सिवाय उसके मेंटल ब्लॉकेज की। वही बाबर है, वही बैट है, वही क्रिकेट है, बिल्कुल। तो अभी उससे जो भी है, इन कोचेज ने, लोगों ने उससे बात करनी है कि फॉरगेट इट, भूल जा जो हुआ, बैट और बॉल का सिर्फ सोच। और अब हो सकता है कि जो उसने खुद से रिजाइन किया है ना, तो अब उसकी जो मेंटली वो हो सकता है रिलैक्स हो जाए कि ये पड़ी या मैंने खुद छोड़, मुझे नहीं चाहिए, ठीक हो, मुझे अपनी बैटिंग पे फोकस करना है। सो दिस इज आई थिंक द आइडियल टाइम फॉर हिम, जस्ट फोकस ऑन बैट एंड बॉल और वापस आए। और ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है, ये जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है, कुछ भी हुआ बांग्लादेश का वो तो अब वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल, बट ये इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से हार सकती है। अच्छा,
क्योंकि जो मार्क वुड है वो उनके पास नहीं है। वो करते क्या, जहाँ फंसते हैं मार्क वुड को एक आधा टेस्ट खिला के साइड पे कर देते हैं। साइड पे कर देते हैं। अब उनके पास वो जो पेस है उसकी कमी है। जो स्पिनर्स हैं वो कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है। उनके मीडियम पेसर्स हैं, इन कंडीशंस के अंदर क्या कर लेंगे। तो आइडियल मौका है पाकिस्तान के पास, ये सीरीज जीत सकते हैं। लेकिन जीतेंगे कैसे? दो तरीके से जीत सकते हैं ना। एक स्पिन पिचेस बना के, इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड इंडिया गई, 4-1 हुई जी। क्यों हुई? स्पिन उनके वो उतनी आती नहीं उनको खेलनी, कभी खेली नहीं है। कभी खेली नहीं। अभी श्रीलंका से गोल में अगर आगे जाके खेले इंग्लैंड 2 टेस्ट में, दोनों हारेगी। अच्छा, अभी नहीं, अभी तो रिसेंटली हारी है, न्यूजीलैंड हारी है, दोनों आ रही है। क्यों आ रही है? कि उनको नहीं आती, वो उनकी वो रूटीन नहीं है स्पिनर्स को खेलना। गोल के अंदर श्रीलंकन टीम को हराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो स्पिनर उनके पास गोल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, उस पिच के हिसाब से। तो कुछ ना कुछ तो उनके पास है ना, फॉर्मूला है। इंडिया के पास फॉर्मूला है ना? बिल्कुल है। 1 2 3 फारक। तो एक तरीका ये है, पाकिस्तान इस तरह से जीत सकता था कि वहां बनाए रड़ा मैदान, 2 काम उसमें आपके हो जाएंगे। लेकिन आकिब भाई, जब पाकिस्तान अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ, तो हमारे कप्तान की स्टेटमेंट थी कि इस विकेट का एटीट्यूड, बिहेवियर नॉट लाइक दैट, कि जिस तरह हम डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास खेलते हैं हम वो समझ रहे थे, लेकिन विकेट का एटीट्यूड डिफरेंट निकला। तो जब कप्तान की थिंकिंग ये होगी, जो है वो पिछले 30 साल 40 साल जब से ये स्टेडियम बना है, इसका एटीट्यूड ऐसा ही है। पाकिस्तान में सितंबर में या अगस्त एंड में, आप जब भी क्रिकेट खेलोगे उसमें पेस आएगी, कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। सही है। क्योंकि क्या होता है उसमें, नमी होगी हवा में, आप घास भी छोड़ोगे पहले 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, नमी शमी ख़त्म, फिनिश्ड। किसने इनको कहा कि ये पिच क्या बनाना चाह रहे थे? फास्ट बॉलिंग वाली बन ही नहीं सकती। असल में वो चाहते हैं फिर तो क्यों, ऐसा कब हुआ था? हाँ ये ज़रूर है, आप फरवरी मार्च में, ये फरवरी मार्च में ऐसी इस पिच ने कुछ किया हुआ है। ये दिमाग काम नहीं करता आपका। अब अगस्त में वो वाला रिजल्ट उस पिच से चाह रहे हैं जो मार्च और फरवरी में होता है। बारिश की वजह से वो कह रहे हैं बारिश बहुत ज़्यादा हुई, नमी होगी, हमने फ़ायदा उठाया कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए। सो ये एक्सक्यूजेस थी या ये नहीं, उनको ये नहीं आइडिया हो रहा कि वो मैच जीत कैसे 20 विकेटें लेके। मेरी यही लड़ाई चल रही थी श्रीलंका में, इंग्लैंड में, वो 3 पेसर्स खिला के, एक स्पिनर खिला के, वो हर मैच में, ओल्ड ट्रैफर्ड भी लॉर्ड्स भी, 140 पे 6 आउट 7 आउट। वो बॉलर थक जाते थे तीनों, वो टेल अंडर मार मार के 100 कर रहा है, 150 आखिरी में 4 उन्होंने खिलाए, वो फारिग हो गए। आपका फॉर्मूला टेस्ट मैच का क्या है? 3 स्पिनर हैं आपके पास, खिलाओ, उड़ा दो सारा घास, ड्राई पिच करो, रफ करो उसको, ब्रश मार मार के लिटा दो उनको। नहीं हारेंगे, हारेंगे 100% हारेंगे। दूसरा ये रिवर्स, अगेन ड्राई आउट, जो आपका स्क्वायर उसको ड्राई करो, पिच को रफ करो, स्पिन भी होगा, रिवर्स भी होगा, वो नहीं जीत के जा सकते। तो जाहिर है जो साथ लगे उन्होंने भी तो कोई प्लान देना है ना, उन्होंने भी तो आके भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने भी तो लेनी है। वो जब टीवी पे नहीं तो उनसे आप पूछ ले, या उनको बोलो कि इसकी स्टेटमेंट दे दे कि ये है हमारा प्लान इंग्लैंड को हराने का। अब इंग्लैंड ऐसे हार जाएगी कि आप इतना इतना घास छोड़ दो पिच के ऊपर, तो आप कैसे जीतोगे? मुझे ये बताओ। अगर बॉल सीम भी होगा, फायदा किसको होगा? इंग्लैंड को। उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, अच्छी सीम कराएंगे, उनके बैट्समैन भी अगेंस्ट सीम ज्यादा बेहतर खेलेंगे। तो आपका होम एडवांटेज वो किधर है? यही तो क्वेश्चन मार्क है कि अब
जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ खैर हम खेले थे, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी। आके भाई आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाहौर कलंदर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत एक ज़रूरी, मैं समझता था क्वेश्चन इस चीज़ पे थोड़ी सी डिस्कस होनी चाहिए थी। 2 बार की चैम्पियन, 1 बार की फाइनलिस्ट, लेकिन हमने देखा 5-6 साल थोड़ी स्ट्रगल हमें नज़र आई, लेकिन उसके बाद जब आपकी मेहनत, पूरी टीम की मेहनत, स्टैंड किया टीम ने, तो मतलब कंटिन्यूसली 2 मरतबा लाहौर कलंदर PSL जीता, लेकिन इस दफ़ा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सो आने वाला जो सीज़न है उसमें कुछ स्ट्रेटजी आपकी चेंज है, इसी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, कुछ प्लान किया है उसके लिए आपने? यही मैं बात जो कर रहा हूँ ना इनको, पाकिस्तान टीम को, ठीक है, वो हमने करके दिखाई है। ठीक है। मुश्किल टाइम में हमने एक पॉलिसी अपनाई कि हमने अपने प्लेयर तैयार करने, अपने प्लेयर जब तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो कलंदर के प्लेयर है, ठीक है। ओनरशिप आ जाएगी। हम्म। तो इसी तरह से अभी भी पिछले साल देखिए तो जो आपके हमने प्लेयर सेलेक्ट किए थे, देखिए 4 तो फॉरेन खेलने होते हैं, ठीक है। तो जो आपने ना राशिद आया ना जिसको भी रखा वो आए नहीं है। वो ये थोड़ी बैड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन कोई मिल गया, चल आ जा, पूरे करने हैं आपने, मेरा भी ना पा लेना अगली एरी। तो देखे ना आप जब टीम जो सिलेक्ट करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी टीम है या इंग्लैंड की टीम है, उसमें 2-3 चेंज कर दो तो कहाँ गई टीम? वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। एंडरसन, मार्क वुड नहीं है, उनकी जान निकली हुई है। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो इसी तरह से आपकी जब टीम का जो बैलेंस है, कॉम्बिनेशन है, अगर आप जब हम जीते हैं तो जो हमारी टीम थी वो शुरू से लेके एंड तक सारे खेले, ना अनफिट हुए ना को गया। तो जो कॉम्बिनेशन हमारा है वो PSL में और तो किसी का हो ही नहीं सकता। जितने तेज़ बॉलर हमारे पास है, जितने बैट्समैन है पाकिस्तान में खेलने वाले, वो हमारे पास है। अब्दुल्ला शफीक है या फ़खर है, बेहतरीन, ठीक है, कामरान गुलाम भी हमारे पास है। तो और क्या आपको चाहिए? ये ऑब्वियसली इस दफा बॉलर्स तो हैं ही हैं, बॉलर्स तो आपके बॉलर पास। अच्छा, शाहीन अफरीदी एक बेहतरीन प्रोडक्ट, हारिस है, जमान है, हारिस जमान, मतलब एक बड़ी लंबी लॉट है। जलाद खान है, क्या जितने ये फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट को आपने दिए, और जब ये परफॉर्म करते हैं प्राउड तो फील होता होगा कि लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है ये। डेफिनेटली आपको फील होता है कि देखें, और वो जो जर्नी भी सबको याद आती है। हम ये कहते हैं इससे सीखो कि किस तरह से आपने मुसलसल गालियाँ भी खानी है, मेहनत करते जाना है, 5-6 साल बहुत अपनी एक लाइन पे आपने जाना है। सही है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आपको पता ज़रूर होना चाहिए आप कैसे जीतोगे। हमें पता था कि अपने प्लेयर इकट्ठे करेंगे, बनाएंगे, जीत जाएंगे। चलिए आकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन, आकिब भाई की बातें आपने सुनी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, और मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी पॉडकास्ट की, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इन्फॉर्मेशन हम सबको मिली, और इसके साथ मेरा ख्याल है हमारे यंगस्टर्स को आकिब भाई की बातों को ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और स्पेशली इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के साथ जो कोचेज़ हैं, मैं अगर बात करूं तो आकिब भाई दुनिया के इस वक्त जो बेहतरीन कोचेज़ हैं उनमें से एक हैं, और उन्होंने ये प्रूव किया है रिसेंट पास्ट में। जिस तरह वो श्रीलंका के साथ रहे, उन्होंने इंग्लैंड में भी जो है श्रीलंका जीती, उसके बाद फिर आप देखें इंडिया को हराया एक लंबे अरसे के बाद। सो ये सारी चीज़ें इस वक्त हमारी मैनेजमेंट को, हमारे कोचेज़ को, हमारे यंगस्टर्स को देखने की ज़रूरत है। इनकी बातों पे थोड़ा अमल करने की ज़रूरत है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।